हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुड सेट मंथन। तो इस गुड सेट मंथन में मंथन कर करके एमसीक्यूज निकाले हैं और ये आपकी गुड सेट की प्रिपरेशन को बहुत ही जोरदार कर देगा। अभी आप सभी ने अच्छे से बोर्ड की एग्जाम्स दे दी है, पर ये गुड सेट आपको एक नया चांस देता है वापस उड़ान भरने के लिए, जिन बच्चों का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज गुड सेट के बेस पे भी एडमिशंस देती है। तो इस गुड सेट को आप और मैं मिलकर सक्सेसफुल बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये पेपर। तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला सवाल क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो। फोर चार्जेस आर प्लेस्ड इन वर्टिकल ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट द सेंटर इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी? सेंटर के ऊपर। तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, यहां पर एक चार्ज लगा दो पॉजिटिव 1 कूलम का। तो सर ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है, और ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों वेक्टर है, ये भी दोनों वेक्टर है, बट यहाँ पर 3q चार्ज है और यहाँ पे q चार्ज है। तो पलड़ा किसका भारी रहेगा सर? इस वाले का। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहां से। ये 4q चार्ज है, ओके, और ये 2q चार्ज है। तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? इसका। तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो जो नेट जाएगा इन दोनों वेक्टर में वो इस तरफ आएगा, ठीक है क्या नहीं? तो अलोंग जा का रहा है सीडी की डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। यहां पे बात करें कि जब भी एयर को रिप्लेस किया जा रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट के साथ, तो आप बताइए कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में क्या होगा अगर डी डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। तो मेरे को पता है कि मीडियम आने पर जो भी फोर्स होता है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपना कैपेसिटेंस भैया है वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। तो यहां पे देखो थर्ड वाला एमसीक्यू, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो कमेंट में फट से मैसेज करो कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। तो सर P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। मैं Q की बात करूं तो ये क्या हो गया? AT हो गया, और यहां पर 2a मतलब लेंथ हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। डायमेंशन की बात करूं मैं लेंथ के अंदर तो L1 है, T1 है और A1 है और M0 है। ऐसा कौन सा एमसीक्यू मैच कर रहा है? देख लो 111। तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। द कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफेराड इज चार्ज अप टू 300 वोल्ट। तो सर ये हमको कैपेसिटेंस दे दिया, ये चार्ज दे दिया है। इन अ डी fibrillator, the stored energy in the capacitor supply a pulse to the patient in 2 millisecond time interval. What is the power reach? ठीक है, तो पहले मैं देखूं कैपेसिटर 40 माइक्रोफेराड का है और 300 वोल्ट है, तो कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा होगा? तो हाफ CV हो गया, ठीक है कि नहीं? हाफ CV स्क्वायर हो गया, ठीक है कि नहीं? एनर्जी स्टोर की बात करूं मैं तो सर यहां पर हाफ, और ये 40 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ओके, और यहां पर 3 3 9 इंटू 10⁻⁶, ये 6 और ये 6 तो कट, ये आ गया सर 20। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे देखो तो 180 हो गया, ठीक है क्या नहीं? अभी इसी को 180 को ही क्या बोला हुआ है, कितने? 2 मिली सेकेंड में। तो सर मुझे पता है पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो सर। तो 180 डिवाइडेड बाय टाइम 2 मिली सेकेंड, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। तो सर ये 90 वाला आंसर, 90 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक है। क्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है सरफेस ऑफ द स्फीयर में जिसका रेडियस आर है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, मतलब सर क्यू चार्ज है, ठीक है क्या नहीं? ओके, और उसके ऊपर इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ? आर दिया हुआ है। तो एनर्जी स्टोर क्या होता है? हाफ QV भी होता है। सही बात के नहीं? कैसे आया देखो, हाफ CV स्क्वायर होता है। अगर मैं C की जगह पर, अगर C की जगह पर C इज इक्वल टू Q अपॉन V लिख दूं तो ये सर गया, तो हाफ QV भी तो एनर्जी होता है, हाफ Q। और मुझे पता है पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R होता है। तो सर आंसर आ गया हाफ KQ स्क्वायर बाय R। तो ऐसा ऑप्शन सेट होता है ऑप्शन नंबर बी। यहां बात करें कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ वैक्यूम इन अ वैक्यूम इज 5। तो कैपेसिटेंस दे दिया है।
अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डाल दे हम तो क्या होगा, अभी बताया था सर, सी डैश जो होगा वो तो बढ़ेगा 5 इंटू 1.5, तो यहां पर देखेंगे 7.5 माइक्रोफेराड आंसर आएगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहां देखो मैं, EMF of cell is 2 volt and the internal resistance is 0.1 if the connected in the resistance is 3.9 ohm terminal voltages। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि EMF सर जो दे दिया वो 2 वोल्ट है, तो हमको पता है E इज इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है, तो सर I जो होगा E R प्लस R, E का वैल्यू क्या है सर, E का वैल्यू था हमारा 2 वोल्ट, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो सर 3.9 प्लस 0.1, तो होता क्या है सर, यहाँ पर तो 4 हो गया, तो ये हो गया 0.5 हो गया। ठीक है, अब वो टर्मिनल वोल्टेज बता रहा है क्या होगा, तो V इज इक्वल टू ईयर I जो निकाला सर आपने वो 0.5, और रेजिस्टेंस मेरा एक्सटर्नल का कितना था 3.9, 9 5 45, 5 आने वाला एक ही ऑप्शन है लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए। Wire is bent in the form of circle of radius 2 meter. Resistance per unit length is 1 by pi ohm. Battery is connected with the 6 volt AB और AOB का हमको एंगल भी दे दिया 90. Find the current through the battery. करंट निकालना है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो मैं ध्यान से देखो, यहां पर हमको दे दिया है कि सर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 बाय पाई ओम मीटर। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि 1 ओम रेजिस्टेंस होगा एक मीटर, मतलब पाई मीटर वायर के लिए कितना 1 बाय पाई मीटर होगा। मतलब आपको दिखाना चाहो तो मतलब सिंपल अपने भाषा में समझे तो यहां पर ऐसा बोला हुआ है कि सर 1 मीटर के लिए 1 बाय पाई ले लो, क्या ले लो 1 बाय पाई, तो आपका अगर पूरा सर्कल है बेटा तो वहां पर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर में रेडियस कितना दिया है अपने को ऑलरेडी 2 दे दिया हुआ है, तो उसके लिए कितना रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे देखो 1 बाय पाई इंटू 4 पाई हो गया, तो पाई पाई कट, तो कितना आ गया 4 ओम, पूरे सर्किट का कितना आया 4 ओम आया, ठीक है क्या नहीं। ओके, अभी इसमें से यहां पर करंट डिवाइड होने वाला है, ठीक है क्या नहीं, तो मुझे ये दोनों पार्ट डिवाइड करने पड़ेंगे, तो मुझे पता है सर्कल का ये 90 डिग्री बोलो मतलब 1/4 भाग लेता है, तो रेजिस्टेंस का भी ये वाला पार्ट कितना होगा ए बी वाला पोर्शन, ओके माइनर ए बी की बात करूं मैं तो सिंपल सिंपल 1/4 लेगा टोटल का 4 का, तो कितना हो गया सर 1 ओम हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया 3 ओम। अभी दोनों कनेक्शन कैसे है सर, पैरेलल है, पैरेलल कनेक्शन कैसे निकालते हैं हम, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 निकालते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 3/4 ओम हो गया, कितना हो गया। अब मुझे निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया, सर आपका जो पोटेंशियल है वो कितना है 6 है, करंट आपको ढूंढना है, और ये हो गया 3/4, तो इधर चला गया ये, तो I कितना हो गया सीधा सीधा 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ गया आपका 8 एम्पियर, कितना आ गया 8 एम्पियर। यहां पर हम देखें कि क्या बोल रहा है, क्या आपको एक डायग्राम दे दिया है पूरा सा अच्छा सा, अब बोला है कि करंट 4 ओम रजिस्टर में, मतलब करंट 4 ओम रजिस्टर में क्या होगा जब स्विच S1 ओपन होगी, ये ओपन है और ये वाली जो क्लोज रहेगी, ठीक है, इन द गिवन सर्किट, अगर ये रही बेटा तो यहां से करंट फ्लो करेगा और ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ओके, और वोल्टेज कितना दे दिया 12 दे दिया, तो V इज इक्वल टू आई आर ले लेता हूं, तो सर यहाँ पे 12 दे दिया, यहाँ पर 10 दे दिया, रेजिस्टेंस ढूंढना है तो रेजिस्टेंस सिंपल 12 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो 1.2 एम्पियर आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। यहाँ पे अब ध्यान से देखें सर 4 और 3 रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दिया पैरेलली, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सर पैरेलली कनेक्ट करना है तो 1/4 1/8 1/10 हो गया, ठीक है क्या नहीं। मैं एलसीएम की बात करूं 40 आएगा तो 10 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 4 दे दो, तो यहाँ पर 10 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 40, ये 1/r हो गया, तो r कितना हो जाएगा बेटा 40 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4 दैट इज 19, 40/9, इसको अपने डिवाइड करते तो ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा 2.10 के आसपास। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट, आपको लेंथ ऑफ मैग्नेट दे दी है अपने को, इफेक्टिव लेंथ एंड द पोल स्ट्रेंथ P अपने को m दे दिया पोल स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक मोमेंट इफ द बेंट इन द फॉर्म ऑफ द सेमी सर्कल। अच्छा, अब इसको मैं सेमी सर्कल में बेंड कर दूं तो यहां पर मैं देखूं तो इसकी लेंथ होगी पाई आर, वो किसके बराबर होगी 3.14 के बराबर होगी, सही बात है कि नहीं। अगर मैं लेंथ मानू पाई आर है और ये किसके बराबर है 31.4, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 आर,
और ये 31.4, तो रेजिस्टेंस जो मेरा हो गया बेटा वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है कि नहीं। अब मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा सर, कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू 2A हो गया। ठीक है, 2R लिख दो। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो सर 0.8 दे दिया है, 2 इंटू यहां पर कितना दे दिया आपने को, सेंटीमीटर। तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करने जाऊं तो ये कितना हो गया 0.1, उसका अपने को यहां पर मल्टीप्लाई डाल दो सर जी, तो ये हो गया 0.8 इंटू यहां पर हो गया कितना, 2R का फॉर्म देखो, मैं यहाँ पर 0.1 था तो 0.2 हो गया, 8 2 जा 16। ठीक है कि नहीं, 16 और 2 डेसिमल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। 12 वाले में देखे तो 50 टन पर सेंटीमीटर है, तो N इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L, तो 50 टन है और सेंटीमीटर, बच्चे यहाँ भूल जाते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 1 बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5000 टन है। ठीक है, टन्स पर मीटर दे दिया। ठीक है नहीं, पर मीटर। लॉन्ग सोलेनॉइड कैरीज अ करंट, करंट जो कर रहा है वो कितना है, 2.5 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द एक्सिस, सेंटर ऑफ द एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो निकालना है। तो मतलब B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। ठीक है, म्यू का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और ये आ गया 5000 टन इंटू करंट, बात करो तो कितना आ गया 2.5 एम्पियर। ठीक है कि नहीं, कितना आ गया 2.5। इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो कितना हो गया 4 5 20 और यहाँ पर हम देंगे तो 25 इंटू 2 50 पाई के फॉर्म में आंसर आया, तो ऑप्शन ए 5 का अंक आया ना बेटा। पूरा सॉल्व नहीं करने का होता है। अब ये तो सर लॉरेंट्ज फोर्स का इक्वेशन था, लॉरेंट्ज फोर्स हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी पढ़ा था। ऐसा ऑप्शन एक ही मैच करता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब यहां पर देखिए सर, दो इंडक्टर है, इंडक्टेंस L है, कनेक्ट कर दिया पैरेलली। अच्छा पैरेलली कनेक्ट करते हैं सर, ठीक है कि नहीं, तो वहां पर भी क्या होगा L L L प्लस L, पैरेलल जैसा सिस्टम है, L स्क्वायर बाई 2L, तो आंसर आ गया L बाई 2। तो ये दो को कनेक्ट किया, उसका इक्विवेलेंट क्या आ गया L अपॉन 2। एक और को कनेक्ट कर दिया, पर वो कैसा कर दिया, सीरीज में कर दिया। तो सीरीज में करोगे आप, सीरीज में जब हम करते हैं बेटा तो L बाई 2 प्लस 5 हो गया। अब क्या बोला, इसका पूरा टोटल कितना आ गया 15 आंसर आ गया। तो L बाई 2 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 हो गया, तो L बाई 2 इज इक्वल टू 10 हो गया, तो कितना आ गया 20 मिली हेनरी, इसका आंसर आ गया। तो 20 मिली हेनरी कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में। अब यहां पे क्या बोला है, a square of L meters lies in a XY plane in the region where the magnetic field is given by this much, where B is a constant, the magnitude of the flux passing through the square is। अब ध्यान से देखो मैं, तो बेटा अगर ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस और ये Z एक्सिस ले लेता हूं, अभी आपका प्लेन कहां पे रखा हुआ है, XY प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है क्या नहीं, तो इसका एरिया वेक्टर का आएगा, Z में आएगा, वो भी कितना आएगा L स्क्वायर के कैप लगेगा। ठीक है क्या नहीं। अब आपको फ्लक्स ढूंढना है, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो यहां पर मैं देखू बी नॉट कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू, यहां पर देखूंगा तो एल स्क्वायर के कैप है। अब डॉट प्रोडक्ट में होता क्या, आई और जे से मल्टीप्लीकेशन होगा तो जीरो ही देगा, सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 4l स्क्वायर बी नॉट आ गया, तो एक ही ऑप्शन सेट होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला हुआ है, जो लैंप है वो कंज्यूम कितना कर रहा है, 50% ऑफ द मैक्सिमम पावर अप्लाइड इन एसी सर्किट, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द सर्किट ऑफ करंट। तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो P जो है वो क्या होगा, पीक, और ये आ गया कॉस डेल्टा आ गया। अब यहां पर सिंपल क्या बोल दिया है, P जो है वो पीक का आधा है, पीक का क्या है मेरा आधा दिया हुआ है, और ये आ गया मेरा cos फाइव फेज डिफरेंस, पीएम पीएम कट। तो cos फाइव की वैल्यू क्या बोल रहा है, वो 1/2 आनी चाहिए, और cos फाइव 1/2 कब आता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब क्या हो गया सर, 5/3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। यहां पे हम देखें तो बोला एसी गिवन बाय द वैल्यू ऑफ 50, मतलब अगर मेरे को दिया पीक वैल्यू दे दी हुई है आई नॉट 50, तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे पता है कि दैट इज IRMS इज बेसिकली आई नॉट बाय √2 होती है। ठीक है कि नहीं, ओके। तो अभी मुझे यहां पर पीक कितना दे दिया आपका 50 दे दिया है, ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी,
तो यहाँ पे ध्यान से देखो 50, तो सर ये √2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 दो बार करना पड़ता है कॉन्जुगेट हटाने के लिए, तो ये आ गया 50 बाय √2 हो गया 2, और यहाँ पे तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखूं तो कितना आ गया 25 √2। समझ में आया? तो यहाँ पे क्वेश्चन में एरर था, यहाँ पर पीक वैल्यू नहीं दी थी, वो मैंने दे दी आपको, और आईआरएमएस का फॉर्मूला हमको पता ही I0/√2 है। तो देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत बार कि सर ये तो आंसर चेक सेट ही नहीं हो रहा है, तो बेटा देखो हमको रूट है ना कतई बर्दाश्त नहीं है कि नीचे आए, तो इसके लिए आपको क्या करने का, सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 कर देने का, जिससे वो चीजें शॉर्ट हो जाएगी। अब क्या बोला हुआ है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, पीक वोल्टेज मतलब V0 इज इक्वल टू 300 वोल्ट दे दिया हुआ है, ठीक है, डैश V इज द वैल्यू ऑफ द आरएमएस वोल्टेज। तो सर मुझे पता है Vrms जो होगा दैट इज V0 बाय √2 हो गया, दैट इज 300 अपॉन √2, दैट इज √2, और ये भी √2, तो ये आ गया 300 √2 डिवाइड बाय 2। इसको अपने शॉर्ट करें तो कितना आ गया 150, √2 के लिए 1.414 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब डायमेंशन की बात की है किसकी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसका वैल्यू पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट होता है। तो इस बार हमको पूछा है क्या है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो सर वो तो ऑफकोर्स ही बात है इनवर्स होके स्क्वायर में आ जाएगा। अब यहां पर देखो मैं तो इसका होता है L1T1 - 1 और उसका हो गया स्क्वायर, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो यहां पर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा L-2T2, L-2T2, तो ऐसा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही, ठीक है कि नहीं, ऐसा ऑप्शन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर। 21 में क्या बोला है कि सर ऐसी कौन सी रेज है जो कैंसर सेल को भी मार सकती है, तो उतना ताकत रखने वाली एक ही वेव है, वो है गामा। अब यहां पे बोला है कि स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, गिव्स अ रियल इमेज 3 टाइम्स ग्रेटर, तो मैग्निफिकेशन दे दिया है हमको, मैग्निफिकेशन क्या होता है -V/U हो गया, वो कितना दे दिया है 3। तो यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो कर, तो V इज इक्वल टू 3U आ गया। अब यहां पे क्या बोला हुआ है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस बिटवीन V एंड U इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस ही दे दिया V और U के बीच में, मतलब तो U प्लस V अपने को कितना दे दिया है 100 दे दिया हुआ है। अब V की जगह यहाँ पर 3U लगा सकता हूं, ठीक है, तो ये 100 हो गया, तो U कितना हो गया 100, 4U, तो U सर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं इसी की बात करूं तो V कितना हो जाएगा 3 × 25 दैट इज 75 सेंटीमीटर। अब बात कौन सी की थी, स्पेरिकल मिरर, वो भी कैसा इमेज को जनरेट कर रहा है, रियल इमेज जनरेट कर रहा है। रियल इमेज में कन्वेंशन क्या होता है, U नेगेटिव होता है, V नेगेटिव होता है, U नेगेटिव, V नेगेटिव, FB मेरा नेगेटिव, ये तीनों के तीन नेगेटिव आती है, तो फॉर्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वाला फॉर्म आता है, ठीक है, तो 1 तो यहाँ पे मैं शॉर्ट आउट करता हूं इसके अंदर में, तो कैसा आ गया V का वैल्यू सर कितना आ गया, यहाँ पे देखो तो -75 आ गया, और इसका वैल्यू देखो तो कितना आ गया -25 आ गया। एलसीएम देखो तो सर यहाँ पे 3 का सेट हो जाएगा, तो फोकल लेंथ जो है मेरा कितना आ गया सर, ध्यान से देखू तो मैं तो 1/f इज इक्वल टू, तो देखो बेटा यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर कितना आ गया -1 -3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया 75 आ गया, कितना आ गया अपना 75, तो फोकल लेंथ को अगर डिवाइड किया तो 75 डिवाइडेड बाय -2 तो -37.5 आ जाएगा। तो ये आंसर सेट करता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर यही बेटा लेंस फॉर्मूला होता तो यहाँ माइनस लगाते अपने, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला है कि प्लेन मिरर प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ, तो हमको पता है एक जैसा ही मैग्निफिकेशन, मतलब जैसा मैं दिखता हूं ना वैसा ही मुझे आप दिखते हो, मतलब सेम इमेज होती है, तो मैग्निफिकेशन 1 रहा, बट सर नेगेटिव लिखूं क्या पॉजिटिव लिखूं, तो सर इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। अब यहां पर हम देखें एज शोन इन द फिगर, a plano-convex lens is placed in a such a way that it becomes completely fit with a plano-convex lens. The planes are their plane surface are parallel if their refractive index is 1.6 and 1.5. तो आप मुझे ढूंढ के दिखाइए, तो ये फॉर्मूला जानता हूं 1/f इज इक्वल टू
म्यू माइनस वन, 1/r1 - 1/r2, ये वाला फॉर्म होता है, ठीक है क्या नहीं। अगर मैं इस वाली लेंस की बात करूं, ठीक है क्या नहीं, तो ये 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, ठीक है क्या नहीं। इसको मान लेते हैं हम म्यू वन और इसको मान लेते हैं हम म्यू टू वाला केस के अंदर, तो ये म्यू वन ले लेता हूं म्यू वन के लिए, ठीक है क्या नहीं। और यहां पर पहले वाले के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी, -1 - r वाला फॉर्म आ गया। तो सर यहां पर जो फोकल लेंथ आ गया 1/f1 इज इक्वल टू म्यू वन माइनस, और यहां पर आ गया 1/r, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली अब इसके लिए बात करूं तो 1/f2 का फॉर्मूला देखो वापस से, तो यहां पर इस बार फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ठीक है क्या नहीं। अगर फॉर्मूला देखो तो म्यू माइनस वन हो गया यहां पर, और यहां पर कर्वेचर की बात करूं तो 1/, अभी यहां पर जो कर्वेचर रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, -r, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऐसा है, ठीक है। किंतु इस तरफ आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, इसके लिए देखो बेटा, तो इस तरफ आ रहा है, तो ये -r, और ये वाला कर्वेचर तो है नहीं, प्लेन है, इसलिए क्या आ गया सर, वो इन्फिनिटी आ गया। तो ये माइनस की वजह से यहां पर कितना हो गया 1 माइनस म्यू, और ये आ गया r। अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का था। सर अभी मैं जानता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ठीक है क्या नहीं। तो इसकी अगर हम वैल्यू पुट की जाए हमारी, तो सर यहां पे सिंपल ऐसा आ जाएगा, म्यू वन माइनस वन बाय आर प्लस 1 माइनस म्यू टू बाय आर वाला केस आ जाएगा, ठीक है क्या नहीं। तो यहां पर ध्यान से देखू सर मैं, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर आ गया, तो f क्या आ गया, r अपॉन म्यू वन माइनस म्यू टू आ गया। तो सर यहां पर मैं देखू दोनों का सब्ट्रैक्शन ही मारना है, तो ये 0.1 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर हम देखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व प्लेनो कर्व इज 1.5, तो क्या बोल दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर r हमको दे दिया 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी म्यू अपने को दे दिया है 1.5, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 60, और फोकल लेंथ पूछी हुई है, और ये भी कैसा है, प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्सो, तो ऐसा लेंस दिया हुआ है, ठीक है क्या नहीं। तो अभी आपको इसका बताना है, तो बहुत सिंपल है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r हो जाएगा, सिंपल सा केस है, ठीक है क्या नहीं। तो सर यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो सिंपल देखो, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, r इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, तो सर ये 60 हो गया, ये 1.5 माइनस वन तो 60, और ये आ गया 0.5, तो ये जाएगा सर 60 इंटू 2, क्योंकि 1.5 1/2 होता है, ऊपर गया बेटा तो कितना आ गया 120, तो वो ऑप्शन नंबर बी सेट होता है। यहां पर देखें कि पोलराइजेशन के वक्त सर क्या होता है, ठीक है। तो मैं जानता हूं पोलराइजेशन में ऐसे लाइट आई, ऐसे लाइट आई, ऐसे लाइट आई और ऐसे लाइट आई, ठीक है। और यहां पर अगर मैं पोलराइजर लगा देता हूं, ठीक है, इसकी एक्सिस ऐसे है, तो होता क्या है, तो यहां पर सर जो वेव्स इसको इसके प्लेन को 0 डिग्री मतलब पैरेलल है वो पास हो जाएंगे, बाकी सारी वेव्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी। देखो ऐसे वेव्स होती है, ठीक है, ओके ऐसे वेव्स है। अब दरवाजा है, पता है ना, वो ऐसा शेप होता है, ऐसे गेम आती है, ऐसे बड़े बड़े पेज होते हैं, इसके अंदर आदमी का ऐसा शेप बनाया हुआ, तो इसी अगर मुझे वो करना है तो मुझे ये शेप की चीज ही अंदर जाएगी, बाकी आप अगर पूरा का पूरा सर्कल भी डाल दोगे तो नहीं जाएगा, ठीक है क्या नहीं, या पूरा रेक्टेंगल भी डाल दोगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्लेन वही चीज को पास करेगा जो पैरेलल होगा। समझे कि नहीं समझे। जैसे मेरी हाथ की निशानी मैंने बनाई एक पेज के अंदर, ठीक है, तो मेरा हाथ ही अंदर जाएगा, उसके अलावा मैं ऐसे डाल दूंगा तो ये अंदर नहीं जाएगा। तो होता क्या है, पोलराइजर का काम क्या होता है, वो बाकी सारे के सारे फेज को एब्जॉर्ब कर लेता है वेव्स को, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाली वेव को जाने देता है, तो उसकी वजह से इंटेंसिटी उसकी घट जाती है, ठीक है। पोलराइजर ग्लास भी होगा ना तो आप सनरेज को भी देख पाते हो, क्योंकि वो इंटेंसिटी कम ही कर देता है। अब मैं यहां पर बात करूं तो अभी बताया था कि एंगल बिटवीन पोलराइजेशन प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ बीम पोलराइजर का कैसा होना चाहिए। तो देखो अगर पास करवाना ही है आपको तो कंपलसरी आपका 0 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर ही वो प्लेन से पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 28 की बात करें तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म बाय द ब्लू लाइट, इफ द ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द येलो लाइट व्हाट विल हैपन, ठीक है क्या नहीं। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या फर्क पड़ेगा वो मुझे बताना है। मैं जानता हूं x इज इक्वल टू
एन लेमड़ा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, ठीक है कि नहीं? तो सर आप यहाँ पे वेवलेंथ बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो? वेवलेंथ बदल रहे हो। अगर वेवलेंथ बदलेगी तो ऑफकोर्स चेंजेस तो आएंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम नैरो या ब्रॉडर दोनों में से कुछ एक आएगा। पैटर्न चेंज होगी, डिसअपियर नहीं होगा, दो ही चीज हो सकती है। अभी मैं यहाँ पर देखूं तो लैम्बडा मतलब वेवलेंथ ऑफ येलो जो होता है वो ज्यादा होता है वेवलेंथ ऑफ वायोलेट से, ठीक है कि नहीं? अगर ज्यादा है वेवलेंथ तो ऑफकोर्स एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब मैक्सिमा मिनिमा ब्रॉड होंगे। तो 28 का आंसर ए आएगा। अब पूछा हुआ है कि मास ऑफ फोटोन इन द मोशन इज, कि मास ऑफ फोटोन क्या होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो E इज इक्वल टू सर होता है mc², और जो एनर्जी आ रही है वो होती है h न्यू। अगर यहां वैल्यू डालूं h न्यू इज इक्वल टू mc², तो सर यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो m जो हो जाएगा वो क्या होगा h न्यू बाय c², जो सेट होता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहां पर अगर हम वापस से देखें सर तो यहां पर क्या बोला, एक फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो सर यहाँ पे जो वेवलेंथ मेरे को दे दिया है वो कितना दे दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम दे दिया है, ठीक है। अब बोला है कि वर्क फंक्शन क्या होगा। अरे यार वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड की बात की जाए तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी होती है मतलब एच न्यू जितना होगा सर, ठीक है। अगर एच न्यू नहीं है तो एच सी बाई लेमड़ा होगा सर, ठीक है। तो सबकी वैल्यू दे दी है मुझे। तो देखो ये 6.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, 3 इंटू 10 रेज टू 8, और वेवलेंथ मिली 5000 एंगस्ट्रॉम, 10 रेज टू माइनस 10 हो गया। अभी यहां पर हमको आंसर जो निकालना है वो किसमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो वापस आपको डिवाइड क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। तो ये डिवाइड करोगे तो आपको मोटा मोटा आंसर बी में मिलेगा। यहां पे देखे तो सर ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना दे दिया हमको, 100 ग्राम उसका मास दे दिया है, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट की जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ पूछिए तो डी ब्रोगली होता क्या, एच अपॉन एम वी होता है। तो 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, मास में 100 ग्राम दिया है मतलब 0.1 केजी हो गया, और उसकी स्पीड कितनी हो गई 10 हो गया। तो इसका आंसर में देखो तो 6.627 ही अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो अगर अप्रोक्सीमेट में देखा जाए तो ऑर्डर तो कितना आ गया 10 रेज टू माइनस 34, क्योंकि बेटा ये तो 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, तो बचा कितना सिर्फ 10 रेज टू माइनस 34। ये वाला नहीं करना है, मैं देख लेता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द ऑर्बिटल रेडियस। तो ये हमने बताया था कि जो रेडियस होगा सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होने वाला है। क्या आने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और मैंने आपको बताया भी था कि हाइड्रोजन एटम की आपकी फर्स्ट R1 की वैल्यू याद रख लो तो ये सम्स में भी हेल्पफुल हो जाता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। अब क्या बोल रहा है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजेनिक आयन पी एन क्यू, वीपी एंड वी क्यू बोल दिया है, और ये इस पे ग्रेटर बोल दिया है। देन द रेडिया इज, मैं जानता हूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो सर यहाँ पे आरपी और आर क्यू हो जाएगा, बट साइन इनवर्स हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी। न्यूक्लियर डेंसिटी याद रखना है बेटा, ये 10 रेज टू 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्बडा जो दे दिया है वो दिया 2480 नैनोमीटर, ठीक है कि नहीं। हमको पूछा है बैंड गैप एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो जाएगा एच सी बाय लैम्बडा, दैट इज 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। ओके 626 नहीं लगाना, सिर्फ 6 से लगाना, ठीक है, माइनस 34। ओके स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 रेज टू 8, एंड योर वेवलेंथ, वेवलेंथ जो हमको दी हुई है वो 2480 नैनो मतलब 10 रेज टू माइनस 9। इसको शॉर्ट करोगे कैलकुलेटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, इसको शॉर्ट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट, ये डायोड दे दिए बेटा, अगर डायोड में इसी डायरेक्शन में करंट जाए तो फॉरवर्ड, ऑपोजिट में जाए तो, ठीक है, ऑपोजिट में जाए तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब देखो करंट फ्लो कहां से, अगर VA इज ग्रेटर देन VB, ये A है और ये B है, तो ऑफ कोर्स अगर इस वाले केस में करंट ऐसे जाने वाला है,
ठीक है, तो आंसर होगा। बट अगर वी बी ग्रेटर देन वी है तो यहां से करंट फ्लो करने वाला वो पॉसिबल नहीं है। तो सर लास्ट वाले में इनफाइनाइट आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? क्यों? इस वाले केस के अंदर बात करूं मैं, सेकंड केस के अंदर, जब सर वी बी वी ए से बड़ा हो तो सर करंट जीरो होने वाला है, और करंट जीरो होने वाला है तो रेजिस्टेंस मेरा V अपॉन आई होता है, एंड एनीथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी। इंफिनिटी दो ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, डी में है। इसमें चेक कर लेते। तो सर ये दोनों तो पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो इसका मैं अगर इक्विवेलेंट निकालूं तो 50 50 50 प्लस 50, तो ये कितना आ गया? 2500 बाई 100, 0 0 कट, 25 आंसर आया, ठीक है कि नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर डी से सेट होता है। तो यहां पर गुडसेट मंथन की फर्स्ट सीरीज खत्म होती है। इसी को ऐसे बने रहो, और गुडसेट के अंदर मेरे को स्कोर देखने से कैसे सर फटाक से स्कोर जो आ रहे हैं आपके जोरदार वाले वो मेंशन करने। तो मिलते हैं हम बिना बकवास किए नेक्स्ट वीडियो में।